हेलो डियर स्टूडेंट। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पेपर थर्ड के पहले यूनिट का हैबिट एंड हैबिटेट्स ऑफ मलबरी सिल्कवॉर्म, जिसके अंदर इसके आवास निवास और ये इसके बाहरी जो फीचर्स हैं, मतलब बाहर से कैसा दिखाई देता है ये रेशम कीट, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसकी जीवन चक्र के बारे में। आपका जो ये पहला यूनिट है जो थर्ड पेपर के अंदर, तो इसमें जो सिल्क वॉर्म रेशम कीट की जितनी भी वैरायटीज है उसको नहीं लिया गया है, सिर्फ आपको बॉम्बिक्स मुरई का जो जीवन चक्र है उसका अध्ययन करना है। तो आज अपन इस टॉपिक को के बारे में चर्चा करेंगे। बॉम्बिक्स मुरई, जिसको सामान्यतः अपन क्या कहते हैं, शहतूत रेशम कीट कहते हैं, यानी मलबेरी सिल्क वॉर्म कहते हैं। ये डोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिजम्स है जिसका अपन पालन कर सकते हैं। पालतू मतलब पालतू के रूप में जितने अपन दूसरे जीवों का जैसे पालन करते हैं, तो उस तरह इसका भी अपन पालन कर सकते हैं। ये पालतू के रूप में पाला जा सकता है। ये वाइल्ड नहीं है, जंगली नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको अपन अपने आसपास, मनुष्य अपने आसपास इसका फॉर्म लगा के या इसका प्लांट लगा के इसका पालन कर सकता है और रेशम का उत्पादन कर सकता है। इसकी चार अलग अलग अवस्थाएं होती है। जो एडल्ट होता है वो एग देता है, एग के पश्चात लार्वा विकसित होते हैं। लार्वा में भी वो कायांतन के पश्चात बहुत सारी लार्वल स्टेज है, उसको अपन इन स्टार, फर्स्ट इन स्टार, सेकंड इन स्टार, थर्ड इन स्टार, फोर्थ इन स्टार या फिफ्थ इन स्टार। उसके पश्चात जो लार्वा है तो उसकी जो लार ग्रंथियाँ वो रूपांतरित हो जाती है, जिसको अपन सिल्क ग्लैंड बोलते हैं या रेशम ग्रंथियाँ बोलते हैं। वो रेशम ग्रंथियाँ क्या करती है, रेशम का सिक्रेशन करती है और लार्वा अपने चारों तरफ रेशम को पलट लेता है अपने चारों तरफ इर्द गिर्द। तो पलटने के पश्चात वो कोकून की फॉर्म में या कोकून रूप में आ जाता है और कोकून रूप के अंदर वो रेस्टिंग अवस्था में या डोरमेंट स्टेज में रहता है, किसी प्रकार की और कोई गतिविधि नहीं करता, लेकिन उसके कुछ अंग है वो लॉस हो जाते हैं और उसके बाद वो लार्वा प्यूपा अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। और वो थोड़े समय पश्चात वो कहीं कहीं उस कोकून में वो रेस्टिंग स्टेज में वन साइड में चला जाता है और वो कोकून से कहीं छेद करके अल्कालाइन मटेरियल स्रावित करता है, जिससे वो कोकून ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके जो सिल्क है वो कहीं एक छेद हो जाता है और उससे फिर वो एडल्ट के रूप में कोकून से वयस्क अवस्था है जो इसकी रेशम कीट की, वो बाहर निकलती है। तो इसकी जो लार्वा स्टेज है वो वोरेशियस फीडर है, बहुत तेज गति से भक्षण करती है और ये सिल्क की पत्तियों को ऊपर भोजन क्या सिल्क की पत्तियों के ऊपर रहते हैं और सिल्क की पत्तियों को ही ज़्यादातर भोजन के रूप में ज़्यादातर क्या इसी को ही खाते हैं, ठीक है ना। तो इनका जीवन यापन क्या कहते हैं, इसका लार्वा का वो मलबेरी ट्रीज़ के ऊपर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर ये दो शब्द आए। यदि तकनीकी रूप से अपन यदि सिल्क वॉर्म है, जो अपन नॉर्मली जो एनिलेट्स होते हैं उनको वॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर जो एडल्ट अवस्था है उसको यदि तकनीक रूप से कहें तो उसके लिए अपन मॉथ यूज करें तो वो ज़्यादा बेटर है, जबकि जो इसका लार्वा है वो क्या है, एनिलिड्स की तरह दिखाई देता है, इसलिए उसकी लार्वा को सिल्क वॉर्म कहा गया है बजाय इसकी वयस्क अवस्था को। तो वयस्क अवस्था को अपन यहाँ पर मौत से रिकॉग्नाइज करेंगे, वेयर इसकी लार्वल स्टेज पे हो वहाँ पर इसको वॉर्म कह सकते हैं। तो जो वॉर्म कह सकते हैं और पर्टिकुलरली जो सिल्क वॉर्म है वो उसी को रिकॉग्नाइज करता है, वो किसको, लार्वा को, क्योंकि लार्वा से ही रेशम का उत्पादन होता है। तो सिल्क वॉर्म बेसिकली कंसर्न विद द लार्वल स्टेज ऑफ मोथ या बॉम्बेक्स मुरई। तो इसकी जो वयस्क अवस्था है, जो ये फीमेल और मेल है, तो ये सिंगली ब्रोडेड होते हैं, मतलब एक ही बार पूरे साल भर में एग लेइंग करते हैं, तो उसको यूनिवोल्टाइन बोलते हैं। और एक से ज़्यादा बार एग अंडे देते हैं एक वर्ष में, तो उसको मल्टी वोल्टाइन कहते हैं। तो ये जो विभिन्न देशों की जहाँ पर इस प्रकार के रेशम कीट का पालन होता है, तो वहाँ पर जो एग लेइंग करते हैं तो उसके मौसम के आधार पर इनकी एग लेइंग होती है, क्योंकि पर्यावरण कैसा है, उनके अनुकूलन है नहीं है वातावरण, तो उसके आधार पर ये एग लेइंग करते हैं, जिसके बेस पर इसको यूनिवोल्टाइन या मल्टी वोल्टाइन कहा जाता है। ओविंग टू डोमेस्टिकेशन ए लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेन्स हैव इवॉल्वड आउट। तो उसके पश्चात, इसका पालन करने के पश्चात इसकी बहुत अलग और प्रजातियों का विकास हुआ, विच प्रोड्यूस कोकून ऑफ वेरियस साइजेस। इसकी वजह से जो अलग अलग प्रजातियाँ थी वो अलग अलग प्रकार के, आकार के, माप के, भार के, रंग के अंडे देने लगी। कौन, ये सिल्क वॉर्म रेशम कीट। तो इनकी फिर रेंजिंग इनकी चेंज होने लग गई कि भाई वो सफ़ेद से येलो कलर तक हो सकते हैं, कलर उनमें बदलाव होने लग गया, उसके आकार में, उसके माप में, उसके भार में। तो जो अलग अलग किस्म की प्रजातियां जो विकसित हुई रेशम कीट की, तो उनमें अंतर देखने को मिला उसके अंडों में। ओनली वन जनरेशन प्रोड्यूस इन 1 ईयर, मतलब अपन ने डिस्कस कर दिया। जो यूनिवोल्टाइन है तो वो एक साल में एक बार अंडे प्रोड्यूस करता है, तो वो यूनिवोल्टाइन कहलाएगा। एक से ज़्यादा अंडे
प्रोड्यूस करते हैं एक वर्ष में, तो मल्टी वोल्टाइन कहेंगे। और ये मल्टी वोल्टाइन और यूनिवोल्टाइन डिपेंड रहता है किसके ऊपर, उसके जिस देश में इस प्रकार का रेशम का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, या वो अपना जीवन चक्र चल रहा है, तो उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। जैसे यूरोप कंट्री है तो वहाँ पर क्या है, जो सर्द ऋतु है वो लंबे समय तक चलती है, तो वहाँ पर जो भी मोथ्स है या ये रेशम कीट है तो वो क्या है, यूनिवोल्टाइन है। अपने जैसे ट्रॉपिकल्स या टेम्परेट जो कंट्री जैसे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर मल्टी वोल्टाइन प्रकार की ज़्यादातर रेशम कीट पाए जाएंगे, जो एक वर्ष में एक से ज़्यादा बार एग लेइंग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी वोल्टाइन कहते हैं। तो सम स्ट्रेंस पास थ्रू द 2 to 7, मतलब 2 से 7 बार अंडे दे देते हैं। तो वो किसके डिपेंड करता है कि वहाँ कल्टीवेट जो इन्वायरमेंट है वो वार्म इन्वायरमेंट है, और जो मौसम है वो बार बार समय समय पर बदलता रहता है, तो इसकी वजह से ये फेवरेबल इन्वायरमेंट है। इंडिया का जो भी वातावरण है, वो क्लाइमेट है, वो इसको फेवर करता है और इस रेशम कीट के लिए अनुकूल होता है, तो इसलिए ये मल्टी वोलेटाइन जो यहाँ भारत में पाए जाने वाले जो ज़्यादा रेशम कीट की जो प्रजातियाँ हैं वो दो से 7 बार तक अंडे देती है, तो इसलिए ये प्रजातियाँ क्या कहलाती, मल्टी वोलेटाइन कहलाती है। और रेशम जो कीट है उसके एक्सटर्नल फीचर्स देखें तो मतलब बाहर से वो कैसा दिखाई देता है, तो जो इसका वयस्क अवस्था होती है तो वो उसकी लंबाई करीब करीब 25 मिलीमीटर तक हो सकती है, और जो इसके विंग्स है उसकी चौड़ाई करीब करीब 40 से 50 mm तक हो सकती है। और इसका जो फीमेल है वो बड़ा होता है इसके मेल से, यानी कि फ़ीमेल जो इसकी है किसकी, रेशम कीट की, वो साइज़ में आकार में किससे बड़ी होती है, उसके नर से। तो मादा है वो मोथ की हमेशा नर से बड़ी होती है आकार में। द मोथ इज़ क्वाइट रोबस्ट एंड क्रीमी, तो मोथ जो ये रेशम कीट है वो थोड़ा ऐसा क्रीमी दिखता है और वाइट कलर का होता है। बाहर से यदि उसको अपन स्पर्श करें तो बहुत स्मूथ और ऐसे अपन जैसे ऊन को देखें तो उस तरह होता है, वाइट कलर का। द बॉडी इज़ डिस्टिंक्टली डिविजल इनटू 3 रीजन्स, तो इसकी जो शरीर है उसको 3 भागों में बांटा गया। जैसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं तो आर्थ्रोपोड का जो बॉडी का डिवीज़न है उसको 3 पार्ट्स में, हेड और थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तो ये भी आर्थ्रोपोड्स फाइलम के अंदर आते हैं मोथ्स, तो इसलिए इनको इसकी बॉडी को 3 भागों में बांटा गया है, 3 रीजन्स में बांटा गया है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो इसका हेड रीजन है उसके अंदर कंपाउंड साइज पाए जाते हैं, 1 पेयर ऑफ ब्रांच्ड फीदर्स जिसको एंटीना बोले हैं, माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। थोरैक्स बियर्स के अंदर 3 पेयर्स ऑफ लोब पाए जाते हैं, 2 पेयर्स ऑफ जो जिसका थोरैक्स भाग होता है, ठीक है ना, उसके अंदर 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं, 2 पेयर्स इसकी विंग्स पाई जाती है। इसका कलर क्रीमी होता है और विंग्स होती है जो करीब करीब 25 mm लंबी होती है। ये मार्केट जो सेवरल फेंट एंड ब्राउन लाइन्स, उसके क्या कहती है जो पंख होती है उनके ऊपर लाइनिंग पाई जा सकती है, रेखाएं पाई जाती है अलग अलग कलर की। द एंटायर बॉडी इज़ कवर्ड बाय माइन्यूट स्केल्स, छोटे छोटे जो सल्क है जो इसके शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं मोथ के ऊपर। तो यहाँ आप डायग्राम देख रहे हो तो ये मोथ है, इस कलर अलग अलग जो किस्म है मोथ्स की या अलग अलग किस्म है जो रेशम कीट की, तो उनका कलर अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर आप ये इस डायग्राम में दूसरा जो डायग्राम यहाँ देख रहे हो तो ये मेल है, इसकी जो आकार है ये छोटा है, जबकि जो फीमेल है वो आकार में बड़ी होती है। ये जो अपन देख रहे हैं विंग की बात की थी उनका, ये लाइनिंग पिछले जो स्लाइड्स में अपने देखा कि भाई उसकी लाइनिंग हो सकती है हल्की सी ब्राउन कलर की, तो ये यहाँ पर फीमेल के जो विंग्स है इसके ऊपर आपको लाइनिंग देखने को मिल रही है। तो ये इसका एक सिंगल है और ये दोनों मेल और फीमेल है। अपन अब इस स्लाइड में अपन बात करते हैं, तो अपन ने यहाँ देख लिया इसके एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है ना, और इसके आवास और निवास की बात कर ली, और साल में कितने बार अंडे देते हैं और कहाँ कहाँ देते हैं तो उसके वातावरण पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जहाँ पर उनका जो सीज़न है, मौसम है, जैसे सर्द ऋतु लंबी चली जाती है तो वो जब उस हिसाब से वो एग लेइंग करते हैं। जैसे यूरोप है तो वहाँ पर वो यूनिवोल्टाइन प्रकार की किस्म की मोथ पाई जाती है, किस्म का रेशम कीट पाया जाता है, जबकि जहाँ पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन है वहाँ पर जो मोथ है वो मल्टी वोल्टाइन टाइप, मतलब 2 से ज़्यादा बार वो अंडे देती है। लाइफ साइकिल मलबेरी की या मलबेरी सिल्क वर्म की अपन बात करें तो ये क्या है, डायसिस है, एक लिंगी है और इसके लिंग अलग अलग होते हैं, मादा अलग होता है और नर होता है। निषेचन जो है इसका है वो आंतरिक निषेचन है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, प्रोसीड बाय द कॉपुलेशन, आपस में मैटिंग करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। डेवलपमेंट इंक्लूड्स कॉम्प्लिकेटेड मेटामॉर्फोसिस, जो इसका विकास है वो मेटामॉर्फोसिस मतलब कायांतरण पाया जाता है, जो अपन ने लार्वा में देखा, और लार्वा के बाद जो पीपा बनता है तो मेटामॉर्फोसिस उनके अंदर पाई जाती है।
और एग एग के बारे में अपन ने कुछ पूरे में भी चर्चा कर ली थी। तो इसका एग का जो साइज़ है, जो अपना पिन नॉर्मली अपन जो पिन देखते हैं उसका जो हेड होता है उसके बराबर इसका साइज़ होता है। और जो फीमेल है वो एक समय में 300 से 4 अंडे लेइंग करती है और एक साथ अंडे डे करती है। और जहाँ पर ये फीड जो क्या कहते हैं लीवेज होती हैं, जिसको ये भोजन के रूप में ग्रहण करती है, तो वहीं पर मलबेरी ट्रीज़ की पत्तियों के ऊपर ही अंडे देती है। और अंडे के साथ साथ ये एक लसा गोंद की तरह ग्लू टाइप्स पदार्थ का भी सीक्रेशन करती है, जिससे कि वो अंडे उस पत्ती के ऊपर आसानी से चिपके हुए रहते हैं। और ये एक स्मॉल साइज होते हैं, अंडाकार होते हैं, ओवल साइड होते हैं, येलो कलर के आपको दिखाई देंगे। द एग्स कंटेन गुड अमाउंट ऑफ योकी एग्स होते हैं, स्मूथ होते हैं, हार्ड होते हैं और इसके ऊपर काइटनियस का कवच या सेल पाई जाती है। आफ्टर लेइंग एग, अंडे देने के पश्चात फीमेल बोथ डज नॉट टेक एनी फूड, मतलब अंडे देने के पश्चात तो जो मादा है वो भोजन नहीं ग्रहण करती और जस्ट 4 से 5 डेज़ में उसकी डेथ हो जाती है। और जो यूनिवोलेटाइल है, जो एक बार अंडे देती है, वो लंबे समय तक जीवित रह सकती है, क्योंकि मौसम का जो चक्र है वो लंबा खिंचता है, तो वो जब तक ज़िंदा रहेगी जब तक दूसरा मौसम चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ दी मे टेक मन जो यूनिवोलेटाइन जो स्पेसीज है रेशम कीट की प्रजातियाँ जो एक बार वर्ष में अंडे देती है, तो वो लंबा समय तक जीवित रह सकती है इन दिस स्टेट। बट मल्टीवोल्टाइन जो भी ब्रूड से कम्स आउट आफ्टर द 10 to 20 डेज, तो वो 10 से 12 घंटे लगाते हैं उसके अंडे से हैचलिंग होने में। और दूसरे वाले जैसे यूनिवोल्टाइन कहते हैं उनको काफ़ी लंबा समय लग सकता है। तो जो फीमेल है वो नॉर्मली अंडे देने के पश्चात ज़्यादातर उनकी डेथ हो जाती है और वो इतना समय तक फूड भी ग्रहण नहीं करती, यानी कि भोजन नहीं ग्रहण करती। और जो अंडों से जो हैच होना है, अंडा ब्रेक डाउन होना है और उससे लार्वा निकलना है, तो जो यूनिवोलेटाइन है तो वो समय का इंतज़ार करते हैं, मौसम का इंतज़ार करते हैं। जबकि जो मल्टीवोलेटाइन है तो वो समय का इंतज़ार नहीं करते, 10 से 12 दिन के पश्चात अंडे से हैचलिंग होकर लार्वा बाहर आ जाता है कैटरपिलर के रूप में। तो लार्वा अवस्था ये एग के दूसरी जो अवस्था है वो लार्वा अवस्था है। लार्वा को अपन यहाँ कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। इसके जो मौत का लार्वा होता है उसको कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है, जो कि वर्म की तरह दिखता है, इसलिए उसको अपन सिल्क वर्म कहते हैं। न्यूली जो हैच लार्वा है वो 4 से 6 mm होता है। पहले भी अपन ने किसी लेक्चर्स में ये बात की थी, जब हैचलिंग होता है तो उस लार्वा का आकार और उसके कई सप्ताह बाद, मतलब 6 से 7 सप्ताह बाद उसको लार्वा को देखें तो लार्वा की जो साइज़ है वो कितने गुना 10,000 गुना ज़्यादा हो जाती है जब वो हैचलिंग हुआ था। तो इस प्रकार यदि यहाँ देखें तो जब हैचलिंग है तो उसकी 4 to 6 mm लेंथ है एंड इट हैज़ रफ रिंकल्ड हेयर्स, उसके ऊपर छोटे छोटे ये हेयर्स पाए जाते हैं। येलोविश होता है, वाइट और ग्रे से होता है, वर्म लाइक होता है, वर्म लाइक बॉडी अपन ने बात करी इसलिए इसको सिल्क वर्म कहा जाता है। द फुल ग्रोन लार्वा है, जो जब ग्रोथ पूरी हो जाएगी तो ये हो जाएगा 6 से 8 सेंटीमीटर तक, 6 से 8 सेंटीमीटर। जब हैचलिंग हुआ था तब ये क्या था, 4 से 6 mm था, तो ये इतना गुना इसकी लेंथ बढ़ जाती है। द बॉडी ऑफ लार्वा इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू ए प्रोमिनेंट हेड, तो इसके शरीर को अलग अलग भागों में विभक्त किया गया। आगे वाला हेड रीजन सेगमेंटेड जो होता है, खंडों में विभक्त होता है, उसको थोरेक्स रीजन कहते हैं। और जिसका एब्डोमिनल है वो बहुत लंबा होता है, तो इलोंगेटेड एब्डोमिनल रीजन पाया जाता है। और हेड्स के अंदर इसके अंदर मेडुम्बलेट पाए जाते हैं, जो माउथ के पार्ट्स होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ ओसिलाई पाई जाती है। और ये आप इसका साइकिल देख रहे हैं, जिसके अंदर अपने बात की कि भाई ये जो इसकी अवस्थाएं हैं एडल्ट के बाद, जैसे एग के बाद लार्वा फिर कायांतरण से ये मॉल्टिंग करके 5 इंस्टार लार्वा बनाता है। जैसे फर्स्ट माउंट हो गया, सेकंड माउंट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ठीक है ना, 4 इंस्टार और 5th इंस्टार। यहाँ पर आप इसकी सारी स्टेजेस देख रहे हो। एग, लार्वा जो आपने चारों तरफ जब रेशम का सीक्रेट करता है तो वो कोया अवस्था में चला जाता है और उसके पश्चात जो इसके अंदर पीपा विकसित होता है, तो धीरे धीरे ये सारे जितने भी इसके कुछ एक ऑर्गन्स हैं उसको ये छोड़ देता है, उसके ऑर्गन गिर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तो ये फिर पीपा में कन्वर्ट हो जाता है और वो पीपा फिर एडल्ट में कोकून को ब्रेक डाउन करके एडल्ट के रूप में, वेस्ट के रूप में उससे बाहर आ जाता है। तो इस सिल्डाइड में आपको सारी अवस्थाएं दर्शाई गई है और सारी अवस्थाएं आपको यहाँ दिख रही है मौत की, यानी कि मेनली बॉम्बेक्स मुराई की, क्योंकि आपके सिलेबस में बॉम्बेक्स मुराई की लाइफ साइकिल को पढ़ना है। ये डिस्टिंक्ट हुक लाइक स्ट्रक्चर एक हुक की तरह जो आकार है जो इसके हेड रीजन के आगे की तरफ पाया जाता है, जिसको स्पाइन रेट बोलते हैं। और वही उसी के थ्रू जो लार है स्रावित होती है, यानी कि सिल्क सीक्रेट होती है। एक्सटेंशन ऑफ सिल्क फ्रॉम द इनर
सिल्क ग्लैंड जो क्या कहते हैं रेशम की ग्रंथियां हैं जो स्पिन नेट के थ्रू ही सिल्क को रेशम के धागे के रूप में बाहर निकाल दिया। द थोरेक्स फॉर्म से हम्प एंड कंसिस्ट ऑफ ए 3 सेगमेंट्स, जो हम्प की तरह थोरेक्स दिखाई देता है जिसके अंदर 3 खंड्स पाए जाते हैं। ईच ऑफ 3 थोरेसिक सेगमेंट्स बी ए पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंजेस, उनसे हर एक के अंदर एक पेयर जॉइंटेड अपेंजेस पाए होते हैं, उनके जुड़े हुए होते हैं, उनके पाँव जुड़े हुए होते हैं हर एक इस थोरेक्स के जो भी हर एक सेगमेंट्स है। ठीक है, तो थ्री पेयर्स ऑफ थोरेसिक सेगमेंट्स है, तो यहाँ 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स भी पाए जाते हैं जो कि ट्रू होते हैं, सच्चे मायने में उनको लेग्स कहा जाता है। द टिप ऑफ ईच लेग हैज़ ए रिकर्व्ड हुक, उनके ऊपर एक हुक पाया जाता है जो कि उसको लोकोमोशन में और पत्तियों को इनगल्फ करने के काम आता है, फीडिंग करने के समय ये हेल्प करते हैं ये थोरेसिक लेग्स। द एब्डोमिनल कंसिस्ट, और जो इसका एब्डोमिनल भाग है जो सब लंबा भाग है, तो उसके अंदर कितने सेगमेंट्स है, 10 खंड पाए जाते हैं। और विच उसके अंदर जो आगे वाले 9 खंड है वो आसानी से दिखते हैं, लेकिन 10वां खंड आसानी से दिख नहीं पाता। 3rd, 4th, 5th एंड 6th एंड 9th एब्डोमिनल सेगमेंट्स बियर इवेंटुअली ए पेयर ऑफ अनजॉइंटेड स्टेम्पी अपेंजेस, तो ये जितने भी सेगमेंट है 3रा, 4था, 5वां, 6ठा, 9वां जो सेगमेंट है, इसके अंदर एक पेयर, इन सब में 1 पेयर ऑफ अनजॉइंटेड जो कि जुड़े हुए नहीं होते हैं स्टेम्पी अपेंजेस, मतलब छोटे फुली विकसित नहीं होते हैं, बोने जिसको कह सकते हैं, ऐसे इनके अंदर पाँव पाए जाते हैं हर एक सेगमेंट्स के अंदर। जो एब्डोमिनल का जो हर एक नहीं कहें उसका 3rd, 4th, 5th और 9th सेगमेंट्स देज आर, इसको अपन प्रो लेग्स कहते हैं, जबकि जो इसके थोरेसिक रीजन में होते हैं वो ट्रू लेग्स कहलाते हैं। और जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स में जो लेग्स पाए जाते हैं वो सूडो होते हैं, मतलब ट्रू नहीं होते हैं, सच्चे मायने में उनको लेग्स नहीं कहा जाता है इसलिए, और फुली डेवलप नहीं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, वो अर्ध विकसित लेग्स पाए जाते हैं इसके एब्डोमिनल में। ईच लेग इज रेक्टेक्टाइल एंड मोर आर लेस सिलेंड्रिकल, ये थोड़े बोने होते हैं और अंदर से मुड़े हुए होते हैं और सिलेंड्रिकल आकार के दिखाई देते हैं। द 8 सेगमेंट्स कैरीज ए शॉर्ट डोर्सल एंड एनल हॉर्न, जो इसका 8वां जो सेगमेंट्स है उसके अंदर शॉर्ट डोर्सल एंड एनल हॉर्न पाया जाता है। ए सीरीज ऑफ रेस्पिरेटरी स्पाइकल्स पाए जाते हैं, ओस्टिया जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू ये लार्वा रेस्पिरेशन करता है, बाहर से श्वसन की क्रिया संपन्न करता है। प्रेजेंट होना इधर लेटरल साइड ऑफ एब्डोमिनल, उसकी जो लेटरल साइड है एब्डोमिनल की, वहाँ ओस्टिया पाए जाते हैं। स्पाइकल जिसको स्पाइकल भी कहते हैं, उससे ये अपनी श्वसन क्रिया को संपन्न करता है। द लार्वा इज वर्सिस फीडर, ये भी अपन ने पहले बात कर ली कि लार्वा इसका है जो तीव्र गति से भक्षण करता है, मतलब पत्तियों को ग्रहण करता है, किसकी, शहतूत की पत्तियों को। इन द बिगिनिंग चॉप्ड यंग मलबेरी लीवेज आर गिवन एज ए फूड, इसको भोजन के रूप में कटी हुई जो मलबेरी की जो पत्तियां हैं, सिल्क क्या कहते हैं, इसकी शहतूत की पत्तियों को काट के इसको भोजन के रूप में दिया जाता है। एज इंटायर्ड एंड मैच्योर्ड लीवेज आर प्रोवाइडेड एज ए फूड, जो पत्तियां हैं जो अच्छी तरह से, जब बहुत पकी हुई पीली पत्तियां नहीं, एक अभी ग्रोन हुई है हरी पत्तियां हैं जो मैच्योर्ड है ग्रीन लीवेज है, वो इसको भोजन के रूप में दी जाती है। द कैटरपिलर मूव्स इन ए कैरेक्टरिस्टिक लूपिंग मैनर, जब ये सीक्रेट करता है अपने चारों तरफ तो ये अपने आप को लूप करता रहता है, मतलब यूँ गोल गोल घुमाता रहता है और इसके चारों तरफ अपने आप को सिल्क सीक्रेट करता है। द लार्वा लास्ट फॉर 2 to 3 weeks, ये 2 से 3 सप्ताह तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड द लार्वा माउट्स 4 times, 2 से 3 सप्ताह के बीच में वो 4 बार अपना कायांतरण करता है, अपने आप के शरीर को बदलता है। आफ्टर ईच माउट द लार्वा ग्रो रैपिडली, हर एक कायांतरण के पश्चात वो अपने आप को तीव्र गति से ग्रोथ करता है, तीव्र गति से आगे बढ़ाता है। ए फुल ग्रोन लार्वा इज़ अबाउट 8 सेंटीमीटर, अपन ने पहले बात कर ली कि मतलब वो 4 से 6 mm से लगाकर जब वो फुली ग्रोथ होता है तो 6 से 8 सेंटीमीटर तक का लंबा होता है। इट्स बिकम ट्रांसपेरेंट एंड गोल्डन ब्राउन एपलियंस, और वो एकदम पारदर्शी और सोने और भूरे रंग का दिखाई देने लगता है। एयर पेयर ऑफ लॉन्ग सैक लाइक सिल्क ग्लैंड्स, उसके अंदर एक जो लार ग्रंथियाँ हैं जो रूपांतरित हो जाती है किसमें, सिल्क ग्रंथियों के रूप में लेटरल साइड में ऑफ बॉडी। देज मॉडिफाइड, ये एक लार ग्रंथियों का रूपांतरित रूप होता है जो जिसे सिल्क ग्रंथियाँ कहते हैं, और वो सिल्क सीक्रेट करती है। और इसके लार्वा के पश्चात जितना भी ये माउटिंग होने के पश्चात जो इसके इनस्टार लार्वा बनते हैं, इनस्टार लार्वा के पश्चात क्या बनता है, पीपा विकसित होता है। तो वो 3rd जो इसकी स्टेज है वो क्या है, पीपा। और पीपा डेवलप किसके होता है, इनसाइड द कोकून के अंदर। द फुल ग्रोन लार्वा नव स्टॉप्स फीडिंग एंड हाइड्स इटसेल्फ इन ए कॉर्नर अंडर द लीवेस, तो जो पीपा है वो अपने आप को एक पत्तियों के नीचे छुपा देता है और ये भोजन करना बंद करता है। इट नाउ बिगिन्स टू सीक्रेट एंड क्लियर स्टिकी फ्लूइड्स ऑफ इट्स सिलेवरी ग्लैंड्स। तो अब प्यूपा क्या करता है, मतलब जो
लार्वा है वो अपने आप को पीपा में कन्वर्ट कर देता है और वो फिर पीपा किसके अंदर रहता है, कोकून के अंदर रहता है, और पीपा अपने आप को भोजन करना बंद कर देता है और ये अपने चारों तरफ एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करता है अपनी सिलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू। सिलेवरी ग्लैंड्स मतलब सिर्फ थ्रू नेरो पोर कालेट द स्पिनेट, अपनी स्पिनेरेट जो इसका माउथ के आगे एक ऑर्गन्स होता है, सिचुएटेड ऑन द हाइपोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स के पास जो स्टिकी सब्सटेंस टर्न्स इनटू ए फाइन लॉन्ग, और जो लसलसा और चिपचिपा पदार्थ से करता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बहुत ही फाइन लॉन्ग एंड सॉलिड थ्रेड हो जाता है धागे के रूप में, विथ एयर के रूप, वो एयर से रिएक्शन करके सॉलिड कठोर हो जाता है। एंड द थ्रेड्स बिकम वेप्ड, और वो अब धागा जो वो अपने शरीर के चारों तरफ प्लेट लेता है, उसको अपने चारों तरफ बुन लेता है। कैटरपिलर लार्वा फॉर्मिंग कंप्लीट कवरिंग और पीपल स्टिंग, मतलब वो फिर वो पीपा का क्या कहलाता है, ये थैली कहलाती है या पीपा का केस कहलाता है, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रखता है। और उस केस को, उस थैली को जो उस लार्वा ने या लार्वा के बच्चा जो पीपा ने अपने चारों तरफ स्रावित की है, बनाई है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोकून। द कोकून फॉर्मेशन टेक्स, और कोकून बनने की जो अवधि है वो 3 से 4 सप्ताह लगती है। द कोकून सर्व एज ए कंफर्टेबल हाउस फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द कैटरपिलर लार्वा फॉर द डेवलपमेंट। आगे जो इसके विकास की जो गतिविधि है वो एक सुरक्षित वातावरण में होती है, और वो सुरक्षित वातावरण कौन प्रदान करना है, कोकून जो उसके चारों तरफ स्रावित हुआ है, मतलब एक प्रोटेक्टेड हाउस बन जाता है, जिसको पीपल केस कहें या कोकून कहते हैं। द कोकून इज ए वाइट येलोविश थिक ओवल कैप्सूल, एक कैप्सूल की तरह अंडाकार जो कैप्सूल होता है उस तरह दिखता है। विच इज स्लाइटली नैरो इन द मिडल, जो बीच में थोड़ा नैरो हो जाता है, मतलब डंबल शेप की तरह, हल्का डंबल, बिल्कुल डंबल नहीं कहोगे। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ए सिंगल लॉन्ग कंटिन्यूस थ्रेड, मतलब एक लंबा धागा जो उससे ये बनता है। द आउटर थ्रेड्स विच आर इनिशियली फिलामेंट ऑफ कोकून आर इरेगुलर बट इनर वंस फॉर्मिंग ए लेटरल एंड एक्चुअल बेड ऑफ द पीपा, जो बाहर का धागा है वो उसके बाहरी आवरण को बनता है, अंदर का धागा क्या करता है, उस पीपा के बिस्तर का निर्माण करता है, जिसके अंदर वो पीपा आराम से रहता है। इस वन द कंटिन्यूस थ्रेड अबाउट, जो थ्रेड है जो कंटिन्यूस होता है, जो बीच में कहीं ब्रेकेबल नहीं होता है, सीधा सीधा जो लगातार बना हुआ होता है, वो कम से कम 300 मीटर की लंबाई का हो सकता है। वाउंड राउंड द कंसंट्रिक रिंग्स बाय कांस्टेंट मोशन, तो इसका हेड रीजन है वो पूरा गोल गोल घूमता है, तभी जाके ये अपने चारों तरफ इसको धागे को लपेट पाता है। हेड फ्रॉम वन साइड टू द अदर अबाउट 65 टाइम्स पर मिनट, तो वो हेड है कॉन्स्टेंटली 65 बार 1 मिनट में घूमता है, ठीक है ना, अपने चारों तरफ, तब वो धागा धीरे धीरे उसके चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ लपेटा जाता है। तो 1 मिनट के अंदर ये 65 राउंड लगा लेता है उसका हेड। द इरेगुलर सरफेस थ्रेड्स आर सिक्रेटेड फर्स्ट एंड द इनर कंटिन्यूस थ्रेड्स लेटर, जो बाहर वाला जो धागा वो पहले ये स्रावित करता है और जो अंदर वाला धागा वो ये बाद में स्रावित करता है। द सिल्क थ्रेड इज सीक्रेटेड एट द रेट ऑफ 150 मिलीमीटर पर मिनट, और 1 मिनट के अंदर ये कितना धागा बना लेता है, 150 mm। विथ इन ए फोर्टनाइट, मतलब एक पंखवाड़े के अंदर या 2 सप्ताह के अंदर कैटरपिलर लार्वा ट्रांसफर इनटू ए कॉनिकल ब्राउनिश, तो करीब करीब 1 पंखवाड़े यानी 2 सप्ताह के पश्चात जो लार्वा है जो अपना ये धागा सीक्रेट कर रहा था, वो अपने को कॉनिकल ब्राउनिश क्रिएचर कालेट पीपा में ये अपने आप को कन्वर्ट कर देता है, और ये पीपा फिर किस में होता है, कोकून के अंदर होता है। तो लार्वा स्टेज है वो ये सीक्रेट करने लग जाती है, और फिर धीरे धीरे ये सीक्रेट भी कर देता है और अपने आप को ये किस में रूपांतरित कर देता है, लार्वा से पीपा में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता आता है, और ये आके अपन कहें कि इसकी जो अवस्था है वो लार्वा से पीपा में कन्वर्ट हो जाती है। द पीपा लाइज डोरमेंट, डोरमेंट मतलब ये किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करता, डोरमेंट स्टेज में चल जाता है, लेकिन कुछ जो इसके अंग है वो उसमें बदलाव हो जाता है, वो सक्रिय रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिव चेंजेस विच आर रेफर्ड टू एज ए मेटामॉर्फोसिस, तो पीपा के अंदर भी कुछ गतिविधियाँ, जब ये पीपाज बनता है लार्वा से, तब भी इसके अंदर कुछ चेंजेस चलते रहते हैं इसके शरीर के अंदर, लेकिन ये इसको डोरमेंट स्टेज कहा गया क्योंकि ये किसी प्रकार का भोजन उस टाइम ग्रहण नहीं करता। द लार्वा ऑर्गन सच एज एब्डोमिनल प्रोलेक्स, जो लार्वा के अंग थे, आगे वाले लेग्स, एनल हॉर्न, माउथ पार्ट्स, ये धीरे धीरे लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। द एडल्ट ऑर्गन सच एज एंटीना, विंग्स एंड कोपल, जो वेस्ट के जो अंग है वो इसके अंदर धीरे धीरे विकसित होते हैं, जैसे इसकी पंखों का विकास होना, विंग्स का डेवलपमेंट होना, एंटीना का बनना, जो कोपुलेटरी मैटिंग्स ऑर्गन्स है उनका विकास होना। तो पीपल फाइनली मेटाफोरेज इनटू ए इमिगो, और पीपा फिर
2 से 3 सप्ताह के अंदर वो व्यस्क में रूपांतरित हो जाता है। तो ये लास्ट इसकी चौथी अवस्था है जिसको अपन वयस्क अवस्था कहेंगे या इमिगो कह सकते हैं। द एडल्ट मोथ इमर्जेस आउट थ्रू एन ओपनिंग एट द एंड ऑफ द कोकून। जो कोकून होता है उसका एक सिरा होता है, उसको वो खोल के ओपनिंग करके ये 2 से 3 वीक्स के अंदर पश्चात जो पीपा है वो एडल्ट के वयस्क के रूप में उस कोकून से बाहर निकलता है। इफ़ अलाउड टू लाइव इमीडिएटली, यदि इसको अपन जिंदा रखें, क्योंकि ज़्यादातर जब रेशम प्राप्त करना होता है तो उसको उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, तो एडल्ट ज़्यादातर इमिगो क्या है उनकी डेथ हो जाती है। तो अपन इसको ज़िंदा छोड़ते हैं तो फिर ये 2 से 3 वीक्स के पास कोकून से ये जो वयस्क अवस्था है ये बाहर है। इमीडिएटली बिफोर इमर्जिंग द पीपा सीक्रेट्स एंड अल्कालाइन फ्लूइड, जो जब ये इसको निकलना होता है उससे कोकून से तो बाहर, तो ये अल्कालाइन पदार्थ जो अल्कालाइन फ्लूइड तरल पदार्थ है, अल्कालाइन क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित करता है, जो कि उसमें जो कोकून होता है उसके रेशम को हटा देता है या उससे छेद करके ये जो इसकी वयस्क अवस्था है ये दैट सॉफ्टन, मतलब उसको मुलायम बना देता है, जिससे कि ये उसको तोड़ के या उससे निकल के बाहर आ जाए। वन एंड ऑफ द कोकून, एक सिरे को, एंड आफ्टर ब्रेकिंग इट्स सिल्क स्ट्रैंड्स ए फीमेबल क्रम्पलेड एडल्ट स्क्वेज इट्स वे आउट। तो वो अपना रास्ता बनाता है उससे, तो वयस्क अवस्था है जो कि कोकून से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आ जाती है एडल्ट सिल्क मोथ्स मेट, तो जैसे ही तुरंत आने के पश्चात 1 या 2 दिन के अंदर ही वो जो सिल्क की वयस्क अवस्था है वो मैटिंग करती है, मतलब कॉपुलेशन करती है और अंडे देती है और उसकी ख़त्म हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है। तो एडल्ट अवस्था है वयस्क अवस्था वो 2 से 3 या 3 से 4 दिन से ज़्यादा वो जीवित नहीं रहती है। लेकिन इसकी अंडों की जो स्टेज है वो वातावरण के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब अंडे से लार्वा कब निकलेगा वो इन्वायरमेंट डिपेंडेंट है। जैसे जहाँ कुछ ऐसी कंट्रियाँ हैं जहाँ पर यदि विंटर जो सीजन है वो लंबा चलता है तो एग हैचलिंग में टाइम लगेगा, नहीं तो वो एग हैचलिंग 6 से 7 दिन में हो जाती है। तो इनकी जो अवस्था का समय है, जितनी भी 4 स्टेज है तो इनका लंबा समय है, तो लार्वा अवस्था लेती है, एडल्ट अवस्था कम समय लेती है। पीपा अवस्था आप देख लीजिए यहाँ 2 से 3 मिलाकर कुछ 5 से 6 सप्ताह जो इसको लार्वा और पीपा अवस्था में लगता है, और इसका एडल्ट है वो 2 से 3 ही सप्ताह लगता है। तो लंबी जो अवस्था है और सबसे सक्रिय अवस्था और सबसे ज़्यादा फीडिंग करने वाली जो भोजन करती है और लंबी अवस्था है वो इसकी लार्वा अवस्था है, जिसके अंदर आपने इसके क्या कहते हैं कायांतरण भी देखे और इसके अंदर अवस्थाएं देखी जो इनस्टार स्टेज होती हैं। जैसे ये फर्स्ट माल्ट हुआ, सेकंड माल्ट हुआ, थर्ड माल्ट हुआ, फोर्थ माल्ट हुआ, तो ये 1 स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, 5 स्टेज, तो इसके अंदर 5 इनस्टार लार्वा विकसित होते हैं। तो इसको फर्स्ट इनस्टार, ये सेकंड इनस्टार लार्वा, थर्ड इनस्टार लार्वा, फोर्थ इनस्टार लार्वा और 5th इनस्टार लार्वा। तो ये फिर आएगा मैच्योर लार्वा। इसको कोकोनिंग मतलब ये अपने आप चारों तरफ सिल्क, ये जो यहाँ देख रहे हो ये थ्रेड धागे के रूप में आकृति दिख रही है, क्योंकि ये स्टेज जो मैच्योर लार्वा होने के बाद ये धीरे धीरे अपने चारों तरफ सिल्क धागे के रूप में स्रावित करने लेता है और कोकून विकसित करता है। तो आज का आपके लाइफ साइकिल और उसके एक्सटर्नल फीचर्स, उसके आवास के बारे में आपको जानने को मिला। ओके, आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू।